हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप कॉपी पेन अपना लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नोट करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने इसी आहार एवं पोषण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देती हूँ। हमने आहार पढ़ा है, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। पोषक तत्वों के अंतर्गत दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि जिनकी हमें अधिक मात्रा की जरूरत होती है। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और वसा। इसके जस्ट बाद में हमारा क्या आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है, और इनकी हमारे आहार में कम मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन आवश्यक होती है। तो इसमें आपके विटामिन आ जाएंगे, खनिज लवण आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी दो ऐसी चीजें हैं जिनको पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन वो आवश्यक है। पहला आपका वाटर यानी कि पानी, और दूसरा है हमारा फाइबर, ठीक है, जिनको हम रेशे कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो ये एक जनरल सा है, चीजें जो आपको पता है, आपने पहले पढ़ लिया है। अब इसी न्यूट्रिएंट्स चैप्टर के अंतर्गत हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके कवर करना है। इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम सामान्य तौर पे समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो इसके मेन पार्ट्स हैं हम उनको अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की परीक्षाओं में बहुत ही कॉमन से बेसिक से क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से प्रश्न चाहे जिस भी तरह से पूछे, चाहे वो असर्शन रीजनिंग में पूछे, चाहे वो मल्टीपल ऑप्शंस में पूछे, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पे हम, कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are one of the three micronutrients in the human diet along with protein and fat. पहला पॉइंट क्या दिया है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा जो मानव आहार है, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया है कि मानव आहार में अगर तीन प्रमुख तत्वों की बात की जाए, पोषक तत्वों की बात की जाए, तो हमारा कौन कौन सा होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, यानी कि वसा और प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। These molecules contain carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसमें तीन तरह के प्रमुख आपके एटम्स होते हैं, यानी अणु होते हैं। ये कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है, और हमारा ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, ठीक है। कई बार सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं शामिल है या नहीं शामिल है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको हम कैसे लिखते हैं? C6H12O6। ध्यान दीजिएगा कि यही ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला है हमारा टॉपिक पॉइंट हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके हमारे शरीर में बहुत सारे काम है। ऊर्जा देना, फैट का ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, आपके शरीर को संचालित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, समन्वय के लिए, फिर अलग जो हमारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनके डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस भी हैं इसके, इसका डाइजेशन प्रोसेस क्या है, क्या कार्य है, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल, एसेंशियल यानी कि आवश्यक न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड शुगर्स, फाइबर्स एंड स्टार्चेस। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुख्यतः तीन रूपों में पाए जाते हैं, या तीन रूपों में ये उपस्थित होते हैं हमारे किसमें? शुगर यानी कि शक्कर, चीनी या शर्करा के रूप में, फाइबर्स तंतु या रेशे के रूप में, और स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम अपने जनरल भाषा में मांड भी कहते हैं, मंड भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में इसका हम यूज भी करते हैं। They are found in grains, vegetables, fruits and in milk and other dairy products.
यानी कि अगर इसके प्रमुख सोर्सेस की बात की जाए कि ये किन में पाए जाते हैं, तो ये प्लांट बेस्ड में भी पाए जाते हैं और एनिमल बेस्ड में भी, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्रेन्स में यानी कि अनाजों में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ प्रमुख वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है, और अधिक मात्रा में ये हमारे दूध में भी पाया जाता है। इसलिए दूध से बने हुए जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। लेकिन सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में अगर कहा जाए तो ये किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाता है हमारा अनाजों में, ठीक है। They are the basic food groups which play an important role in healthy life. ये क्या है, आधारीय भोज्य पदार्थों से युक्त होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि किसी भी मानव के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए बेसिक, उसके शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए बेसिक यानी आधारीय रूप से कार्य करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, अभी इनको हम अच्छे से शॉर्ट में भी समझेंगे क्या क्या चीजें हैं हमारी इसमें। The food containing carbohydrates are converted into glucose or blood sugar during the process of digestion by the digestive system. यानी कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, जब वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने की प्रक्रिया करता है, मेटाबोलाइज करने की प्रक्रिया करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स से बना होता है, कई सारे अणुओं से मिलकर के बना होता है, तो वो छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूटता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा, सबसे सरल रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो हमारा होता है ग्लूकोज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा भी है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सरल कार्बोहाइड्रेट या सरल कार्बोज किसे कहते हैं, या कौन सा एलिमेंट में से, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसको सरल शर्करा कहा जाता है, सरल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और एक होता है हमारा जटिल कार्बोज। जटिल कार्बोज, तो जटिल कार्बोज हम किसे कहते हैं, स्टार्च को कहते हैं, ठीक है। अभी इसके पीछे का क्या रीजन है, आगे जैसे जैसे आप क्लास से जुड़े रहेंगे आपको पता चलता जाएगा। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या है, बहुलक, ठीक है। सारे लगभग कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स के ही बने होते हैं, इसलिए आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है। एक फॉर्म, एक क्लास, एक स्ट्रक्चर जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो पॉलीमर्स भी कहलाता है। पॉलीमर्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। यानी कि अगर एक चेन बनाई जाए सिंगल, ये आपका क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। जब ये दो मिल जाता है तो हम इसको डाइसैकेराइड कहते हैं, और जब यही चेन मिल करके बहुत बड़ी संरचना, बहुत बड़ी आकृति बनाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। मोनोमर्स आर स्मॉल बेसिक मॉलिक्यूलर यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिएगा आप, विशेषता अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ ले कि मोनोमर और पॉलीमर दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, तो मोनोमर क्या होते हैं, एक यूनिट होती है, ये सिंगल यूनिट होती है, और इसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, यानी कि छोटी साइज होती है। लेकिन वही पॉलीमर्स क्या है, लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि इनकी संरचना क्या है, जब ये इतनी सारी मॉलिक्यूल से मिलकर के बनेंगे तो इनकी संरचना जटिल होगी। लेकिन मोनोमर्स क्या होंगे, सिंगल होंगे, तो इनकी संरचना क्या होगी, आसान होगी, जटिल नहीं होगी। ये बेसिक सा अंतर है। हो सकता हो कि काफी सिंपल पॉइंट है ये, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये आपके किसी प्रश्न के रूप में आ जाए कि पॉलीमर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, मोनोमर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इसके साथ ही साथ एक ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं, और अन्य भी कई नाम है इसके, कई रूप हैं इसके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होता है। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई एक ऐसी संरचना है जो हमारे भोज्य पदार्थों में एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में उपस्थित होता है, जो कि ज्यादातर किसमें पाया जाता है, प्लांट बेस्ड, यानी कि जो वनस्पतिक चीजें हैं, वनस्पतिक भोज्य पदार्थ हैं, चाहे वो अनाज हो गया, चाहे वो फ्रूट्स, सब्जियां, फल हो गए, ठीक है, जड़ वाली चीजें हो गई, कंदमूल वाली जो भी चीजें हैं खाने योग्य होती हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। और साथ ही साथ
एनिमल बेस्ड में, यानी कि जंतु जो पोषक तत्व है हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि दूध हो गया, चाहे वो किसी भी जानवर का दूध हो, ठीक है, और दूध से बने हुए जो भोज्य पदार्थ, दही हो गया, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन बहुत सारे हैं, आगे एक एक को पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स जो एक सिंगल यूनिट होती है वो मोनोमर होती है, जो बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के जो पूरी चेन बनाते हैं, पूरी श्रृंखला बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, आगे इसको देखते हैं, किसके बारे में, आपके कैलोरी के बारे में, ठीक है। हालांकि जब हम कैलोरी को पढ़ेंगे तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैलोरी का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। आप जो भी कार्य करने के लिए ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है, वो ऊर्जा सबसे पहले सेल्स को जाती है, सेल्स से ऊतकों में, ऊतकों से हमारी बॉडीज में, यानी कि ये रिवर्स का जो हमारा पूरा प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी के को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे स्टोर करने के लिए, ये पूरा प्रोसेस में कैलोरी का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो कैलोरी एक अलग से यूनिट पढ़ने लायक है, काफी अच्छा है, काफी डिटेल में पढ़ने वाली चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्बोज, ठीक है, 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसमें आप कैलोरी की मात्रा से संबंधित प्रश्न पूछता है, बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है। एक है आपका कार्बोज, दूसरा है आपका प्रोटीन, ठीक है, तीसरा है आपका फैट, और एक चीज चौथा है आपका अल्कोहल। हो सकता हो आपने किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, वैसे भी आपको बता देते हैं। कार्बोज जो होता है वो आपको, अब ये देख लीजिएगा कितना है, ठीक है ना, 1-1 ग्राम अमाउंट है सबका, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 ग्राम, ठीक है। और कार्बोज, 1 ग्राम कार्बोज आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन भी क्या है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। फैट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में देता है, 9 किलो कैलोरी, और अल्कोहल जो होता है हमारा 7 किलो कैलोरी देता है, ठीक है ना। यानी कि अगर एक फनी फैक्ट की बात की जाए तो अगर आप अनाज नहीं खा रहे हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, तो आप अल्कोहल लेकर के भी 7 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो अपनी बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, यानी कि जो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद बड़ी एनर्जी आ जाती है उनमें, आप उनसे कोई भी काम करवा लीजिए, कोई भी टास्क दे दीजिए, वो बड़े आराम से कर देते हैं, ठीक है। तो फनी फैक्ट है ये, इतना सीरियस नहीं लेना है इस चीज को, बाकी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्यों, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके विगत कई वर्षों की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जो बच्चे निरंतर तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें ये चीज पता होगी, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिएगा। एक चीज और बता दें, अभी जो नया डेटा चेंज हुआ है थोड़ा बहुत जो भी, उसके अकॉर्डिंग 4.2 किलो कैलोरी भी कंसीडर किया जा रहा है, और सेम एज इट इज इसमें भी, यानी कि कार्बोज और प्रोटीन से हमारा 4 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी हमें मिलता है। तो अगर ऑप्शंस में 4 नहीं दिया, 4.2 दिया है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या अगर 4 दिया है तो 4 को करिए, और अगर 4 और 4.2 दोनों ही दिया है तो भी आप 4 को ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में इसको कंसीडर किया गया, कई बुक्स में इसको किया गया है, तो ये तो अब डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, इजी है, आप आराम से याद रख सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोज में कितने किलो कैलोरी पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, हार्ड होता जा रहा है। तो अभी पिछले बार पेपर में, जून का जो 2023 का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा था कैलोरी के कैलकुलेशन से लेकर के, ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आता है। तो इन केस अगर मान लीजिए मैं अगर कहती हूं कि 2 ग्राम कार्बोज, यानी कि 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मुझे मिला है, तो उसमें कितनी कैलोरी होगी। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको पता है कि 2 ग्राम कार्बोज है, यानी कि 2 ग्राम कार्बोज मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम कार्बोज में कितना कैलोरी होता है, 4 कैलोरी। तो 4 कैलोरी मार्क करेंगे, तो 4 दूना 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 8 किलो कैलोरी 2 ग्राम कार्बोज में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि 200 ग्राम ऑफ कार्बोज में कितनी कैलोरी होगी, तो कुछ नहीं करना है, 4 दूना 8, फिर हो जाएगा आपका 800 किलो कैलोरी आपको मिलेगा। तो जब डाइट कैलकुलेशन होता है ना, तो इन्हीं टाइप्स के फॉर्मूले को यूज किया जाता है,
ठीक है, तो आप ऐसे चीजों को समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोटीन की भी जो मात्रा होती है उससे भी पूछता है कि इसको इतने साल के बच्चे को देना है या फिर इतना ग्राम देना है तो कितना कैलोरी मिलेगा, इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे करके आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अभी आपने देखा ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या दिया था, एक मिनट। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में अभी 3 चीजें बताई गई हैं। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और हमारा तीसरा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये 3 भागों में कैसा? सबसे पहला शुगर्स के रूप में। शुगर्स में आपका मोनो और डाई दोनों है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में आपको यही नाम याद रखने हैं। अब कुछ बच्चे ये मत कहिएगा कि मैम मोनोसैकेराइड का हिंदी क्या है, डाइसैकेराइड का हिंदी क्या है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास बाइलिंगुअल चलेगी ताकि इंग्लिश के बच्चे, हिंदी के बच्चे भी जो है वो चीजों को समझ सके। दूसरा जो है वो हमारा शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? आपका सिंगल मॉलिक्यूल वाला है। शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट यानी कि 2 से ज्यादा ही होते हैं लेकिन लगभग 10 के अंदर ही होते हैं, उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और उसके बाद से लास्ट वाला क्या है? जो 3 से ज्यादा हो, 2 या 3 से ज्यादा हो, अधिक मात्रा में हो, वो क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसमें। अब जब इन तीनों को आगे हम क्लासिफाई करते हैं तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज इन तीनों में पाया जाता है, यानी इन तीनों के ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक यूनिट के बने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोज क्या है, एकदम बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है। डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, और इसमें क्या होंगे? 2। डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, और इनके नाम भी क्या है? मोनो। मोनो का मतलब होता है अकेला या सिंगल। डाई का मतलब आप याद रखने के लिए कह सकते हैं 2। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। अब जब ऑलिगोसैकेराइड्स में आते हैं तो ये भी आपका कई प्रकार का है। माल्टोडेक्स्ट्रीन्स है, दूसरी तरफ रेफिनोज है, स्टैकियोज है और वर्बेस्कोज है। अभी जो पिछले साल पेपर हुआ है उस पेपर में रेफिनोज से, स्टैकियोज से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड है, यानी कि स्टार्च है, और दूसरा फाइबर है। पॉलीसैकेराइड्स के भी कई प्रकार हैं। ठीक है ना। माल्टोडेक्स्ट्रीन जो है वो कहां से आता है? डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च यूज्ड टू रिप्लेस सुगर्स और फैट्स इन फूड। यानी कि जो आपका कॉर्न स्टार्च होता है वो क्या बोलते हैं? उसको माल्टोडेक्स्ट्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपने डेक्स्ट्रिनाइजेशन की एक प्रोसेस पढ़ी होगी या सुनी होगी कभी, अगर किताब आपने ध्यान से देखा होगा। डेक्स्ट्रिनाइजेशन एक प्रोसेस होता है अनाजों से संबंधित। आपने देखा होगा रोटी बनाते समय रोटियां क्या होती है? थोड़ी थोड़ी चित्तेदार हो जाती है। ब्रेड को सेकते हैं तो ब्रेड क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चित्तेदार, ब्लैक ब्राउन टाइप का दिखने लगता है। तो ये क्या है आपका? किसके कारण होता है? डेक्स्ट्रीन के कारण होता है, जो आपके उस रोटी आटे में उपस्थित होता है, और जब उसे पकाया जाता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है, रेफिनोज जो होता है वो किस में पाए जाते हैं? वो बीन्स में पाए जाते हैं, पीस और लेंटिल्स यानी कि जो बीज वाले आपके खाद्य पदार्थ है। दालें हो गई छोटे छोटे, मटर हो गए, ठीक है, बीन्स हो गया, राजमा हो गया, इनमें ये ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रेफिनोज, स्टैकियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी पिछले साल के पेपर में पूछे हुए थे, आपको उसमें से अलग छांटना था मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में। चलिए, पॉलीसैकेराइड्स हमारे स्टार्च है, फाइबर है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टीन्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें क्या होंगी? आपकी कवर होती जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे आपके 4 प्रकार है कार्बोहाइड्रेट्स के, कहते तो 3 ही प्रकार के हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं कि ये शॉर्ट में है क्या क्या। मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड क्या है? द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट बेसिक यानी कि सबसे बेसिक यूनिट किसका? कार्बोहाइड्रेट का। पहले ही बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? हमारी मोनोसैकेराइड, जो एक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। दीज आर सिंपल सुगर्स विद द जनरल केमिकल स्ट्रक्चर C6H12O6। C6H12 एंड O6 ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक फॉर्मूला होता है। और सिंपल शुगर यानी साधारण शर्करा भी इनको कहा जाता है। ये किसमें उपस्थित होते हैं? एग्जाम्पल क्या है इसका? 3 प्रकार है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज।
ठीक है, क्या क्या है, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज, इनको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ये नॉर्मली आपके फल जो होते हैं, सब्जियां जो होती हैं, उनमें ज्यादातर मात्रा में ये उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज आपको पता है शर्करा यानी कि चीनी में होता है। लैक्टोज जो है वो मिल्क में होता है, मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, लैक्टोज को भी मिल्क शुगर कहा जाता है। और फ्रुक्टोज जो होता है ये फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्रूट्स के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको फ्रुक्टोज कहते हैं। डाइसैकेराइड, लगभग सब इन दोनों में 3-3 एग्जांपल्स हैं इसके, और जो पॉलीसैकेराइड है वो ज्यादातर चीजों में पाया जाता है। डाइसैकेराइड्स, कंपाउंड शुगर्स containing 2 monosaccharides with the elimination of a water molecule with the general chemical structure of C12, H22 and the 1O11। ठीक है, ये क्या है हमारा, डाइसैकेराइड है, कंपाउंड शुगर होता है, यानी कि इसमें पहले तो मोनोसैकेराइड में आपका एक मॉलिक्यूल आपने पढ़ा, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल आपका मोनो का होगा प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, मोनो का ही होगा, और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारे दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाएंगे डाइसैकेराइड। ठीक है ना, जैसे अगर हम कहें ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाएंगे, पढ़ा है ना आपने, क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, सुक्रोज, सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज को ही हम गन्ना शर्करा भी कहते हैं, गन्ना शर्करा यानी कि केन सुगर, ये सब नोट करते जाइएगा, केन सुगर, केन यानी गन्ना, गन्ना शर्करा इसको कहा जाता है। और ये दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के, ग्लूकोज और ग्लूकोज का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और बताते हैं, वो क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा लैक्टोज। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों ही क्या है आपके, एक एक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक नए संरचना का निर्माण करते हैं, नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अगला है हमारा ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं ये आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं जो ज्यादातर किन चीजों में पाए जाते हैं, उन चीजों में, उन सब्जियों में जिनका यूज हम रेगुलर करते हैं। हालांकि जो बहुत शुद्ध सात्विक लोग होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मल सभी साधारण जनसंख्या करते हैं इसका प्रयोग। यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, लहसुन प्याज वगैरह जो है, बीन्स हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उनमें ऑलिगोसैकेराइड्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या है, द पॉलीमर कंटेन्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे आपने पहला देखा, पहला मोनोसैकेराइड क्या है, सिंगल है। डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर बना रहे हैं, और ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या है कि बहुत सारे, यानी कि 3 से लेकर के 10 तक हमारे मोनोसैकेराइड्स एक एक मॉलिक्यूल को मिला करके एक चेन बना रहे हैं, और उससे क्या बन रहा है, हमारा ऑलिगोसैकेराइड बन रहा है। इसके एग्जाम्पल माल्टोडेक्सट्रीन्स है, रेफिनोज है, स्टैकियोज है, अभी आपने देखा चार्ट में, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी में अगला लास्ट जो टाइप है हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीमर्स से बना होता है। पॉलीमर्स कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कनेक्टेड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि ये आपस में जुड़े रहते हैं। कई सारे मोनोसैकेराइड्स को आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के माध्यम से जोड़ करके ये बनता है। जैसे कि प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन किससे बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। ठीक है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से हमारे पॉलीसैकेराइड्स बने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी बॉन्ड्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एमाइलोज है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है। ठीक है ना, सेल्यूलोज क्या होगा, जो फाइबर आप अपने फूड में खाते हैं, जैसे हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, रेशेदार भोज्य पदार्थ जिनको कहा जाता है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स है, ये इसके प्रकार हैं, एमाइलोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, पैक्टीन, लिग्निन, ये सारे क्या होंगे, हमारे पॉलीसैकेराइड्स के टाइप्स हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या है फूड पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत। तो 3 तरह की चीजें हैं, पैक्टीन, ठीक है, कीटोसैन, कीटोन जिसको बोलते हैं, और सेल्यूलोज। पैक्टीन जो होता है ये भी फलों और सब्जियों में पाया जाता है, खासकर उनके छिलकों में पाया जाता है। हम लोग छिलके उतार के फेंक देते हैं ना फलों के,
उन्हीं में पेक्टिन होता है और ये क्या करता है, हमारे फूड के डाइजेशन को यानी कि फलों के डाइजेशन को अच्छा बनाने का काम करता है, बेहतर बनाने का काम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। पेक्टिन के अंदर एप्पल पील, आम सेब का छिलका हो गया, साइट्रस पील यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, बेसिकली हमारे जो मौसमी हो गया, संतरा हो गया, हालांकि उनके छिलकों को खाया नहीं जाता है, लेकिन उनमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपके और भी पैशन फ्रूट, एल्बेडो वगैरह है, इनमें भी ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इनके छिलकों में। कीटोसन की बात करें, कीटोन दो चीजें समझिएगा, एक तो आपका एक तरफ है प्लांट यानी कि पौधों से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं, दूसरी तरफ क्या है आपका, जो जानवरों से बने हुए भोज्य पदार्थ होते हैं। तो पौधों से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका जो आउटर लेयर होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये पेड़ है, इस पेड़ की जो पत्ता है, मान लीजिए कोई पालक का पत्ता है, इस पत्ते का जो आउटर लेयर होगा, बाहरी स्ट्रक्चर, वो किससे बना होगा, सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज इसका मेन सोर्स है। आप कपास, कागज, इनके निर्माण की भी प्रक्रिया अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वो सेल्यूलोज से ही बना है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट्स में यानी कि पादप जगत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन क्या होते हैं, एनिमल्स का आउटर स्ट्रक्चर, उनके बाहरी संरचना जो होती है वो कीटोन से बनी होती है। ठीक है, इसीलिए श्रिम्प वेस्ट जो होता है, क्रैब वेस्ट जो होता है, इसमें कीटोसन ज्यादा पाए जाते हैं। सेल्यूलोज जो होता है व्हीट ब्रान में, एप्पल पील में, सेल्यूलोज फाइबर का ही रूप है, अभी बताया है मैंने। तो ये भी किस में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है और फलों के छिलकों में पाया जाता है। कुछ प्रमुख सब्जियां होती हैं उनके छिलकों में भी ये पाया जाता है। तो ये क्या है, ये सारे हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट आपने समझ लिया, उसके प्रकार कौन कौन से, प्रकार बेसिकली इसको नहीं कहेंगे, इसको हम क्लासेस कह सकते हैं, क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे इसे 4 भागों में बांटा गया है संरचना के आधार पे। पहला है मोनोसैकेराइड जिसमें एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरा है डाइसैकेराइड जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, मोनोसैकेराइड के। 1+1 मोनोसैकेराइड मिलकर के हमारा क्या बनाता है, एक डाइसैकेराइड बनाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैक्टोज मिलकर के क्या बनाएंगे, लैक्टोज। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे, माल्टोज। ठीक है, तो ये इसी तरह का क्रम होता है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी रहेगा। और दूसरा हमारा डाइसैकेराइड हो गया, फिर हमारा ओलिगोसैकेराइड जिसमें 3 से लेकर के 10 मोनोमर्स होते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इनसे मिलकर के बनता है, चेन बनती है। और लास्ट हमारा पॉलीसैकेराइड जो है वो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स को मिलाकर के बनाया जाता है। तो ये 4 प्रकार हैं। अब आते हैं असली प्रकार, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन डिवीजन है वो क्या क्या है और किस तरह का है, उसको देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन जो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब साधारण, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। सिंपल कार्बोहाइड्रेट 1 और 2 शुगर्स यानी कि 1 या 2 मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इजिली आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। ये किसके लिए यूज होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है। कॉजिंग अ रैपिड राइज इन ब्लड शुगर एंड इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम द पैंक्रियाज। सिंपल शुगर्स का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डिमेरिट होता है, नुकसान क्या होता है कि हम इनको जितना जल्दी कंज्यूम करते हैं ये उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और उतनी ही तेजी से हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारे ब्लड में जाकर के मिलते हैं, और ये उतनी ही शीघ्रता से पैंक्रियाज के द्वारा जो हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, तुरंत बूस्ट हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप जब कभी कभी एनर्जी डाउन फील करते हैं, यानी कि बहुत थकान महसूस होती है या आपको पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, तो आप क्या करते हैं, ये मानसिकता हमारी बनी हुई है कि कॉफी पी लेंगे तो नींद गायब हो जाएगी, ठीक है, चाय पी लेंगे तो नींद गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉफी में, चाय में कैफीन कंटेंट होता है। ठीक है, कैफीन का काम ही होता है एनर्जी को बूस्ट करना। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको पीते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये किस फॉर्म में होते हैं, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं, डाइसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको टूटने में समय नहीं लगता है। अगर ये पॉली या ऑलिगोसैकेराइड्स के फॉर्म में रहते हैं तो ये चेन धीरे धीरे टूटते डाई में कन्वर्ट होते हैं और डाई से फिर ये मोनो में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट मोनोसैकेराइड्स ले रहे हैं, डायरेक्ट आप डाइसैकेराइड्स ले रहे हैं, तो इनको कंज्यूम होने में, आपकी बॉडी में यूटिलाइज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में मिलते हैं और हमें तत्काल एनर्जी देने का काम करते हैं। सेम ऐसे ही जब भी आप चीनी वाले, शुगर वाली कोई चीजें खाओगे जो सिंपल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब भी आप एनर्जेटिक फील करते हैं। वो वाला एड देखा है ना, विंग्स गिव यू विंग्स, वो वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की वजह से सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आगे है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, गैक्टोज और राइबोज, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। इन एग्जाम्पल्स को जरूर ध्यान से याद रखिएगा कि कौन कौन से अलग अलग है सिंपल के और कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में आता है तो इनमें से 5-6 ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है या निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे तो आप इजिली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट करके अपना आंसर कर सकते हैं। किन किन फूड सोर्सेज में पाया जाता है, तो कैंडी यानी कि जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, फिर कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस, हनी और टेबल शुगर, ठीक है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जो हमें तत्काल एनर्जी देने का काम करता है। इसीलिए जब आपको कभी चक्कर वगैरह आता है, जब आप मेडिकेशन के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर्स पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या करेगा, तत्काल आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जटिल कार्बोज। जटिल कार्बोज सेम सिंपल का उल्टा होगा, ये आपका ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। 3 और मोर शुगर्स यानी कि ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, 3 या 3 से ज्यादा जब हम प्रयोग करते हैं तब बॉन्डेड टुगेदर इन अ मोर कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर, बहुत अधिक जटिल संरचना में क्या होते हैं, बनते हैं। दिस टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट एंड देयरफॉर हैव अ मोर ग्रेजुअल इफेक्ट ऑन द इंक्रीज इन ब्लड शुगर, यानी कि इनको डाइजेस्ट होने में, क्योंकि इनका संरचना क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इनको डाइजेस्ट होने में समय ज्यादा लगता है। समय ज्यादा लगता है तो ये तत्काल एनर्जी देने का काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पॉली में होते हैं, और पॉली यानी कि जब जटिल संरचना होती है, कई सारे मोनोमर्स होते हैं पॉलीमर्स के फॉर्म में, तो उनको टूटने में, उनको डाइजेस्ट होने में, कन्वर्ट होने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए इनके डाइजेशन में टाइम लगता है और ये देर से हमारे ब्लड में मिलते हैं। देर से ब्लड में मिलेंगे तो देर से इंसुलिन भी सिक्रीट होगा, और देर से इंसुलिन सिक्रीट होगा तो हमारा जो एनर्जी का लेवल होगा वो आराम आराम से बूस्ट होगा, ठीक है। तो हमारे लिए अगर हम कह दें कि गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, तो मान के चलिए कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे लिए गुड कार्बोहाइड्रेट होता है। बेसिकली वो आपको एनर्जी सोर्सेस प्रोवाइड करता है, फालतू का फैट या कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन जो हमारे लिए बैड कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें आगे एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, सेलोबायोज है, रूटिनोलोज है, एमाइलोज है, सेल्यूलोज और डेक्स्ट्रीन, ये सारे क्या है आपके, किसके प्रकार है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, जो बेसिकली हमारे अनाजों में और फलों में पाए जाते हैं। फूड्स कौन कौन से हैं, एप्पल्स, ब्रोकली, लेंटिल्स, दालें, स्पिनच, पालक वगैरह। अनरिफाइंड होल ग्रेन्स एंड ब्राउन राइस। अनरिफाइंड यानी कि जिनको रिफाइन ना किया गया हो, डायरेक्ट होल ग्रेन होते हैं, जो हमारे इस टाइम पे श्री अन्न जो चल रहा है, ठीक है, श्री अन्न यानी कि जो आपके सभी विटामिन और सभी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहता है, वो भी क्या होगा, इसका बेहतर एग्जाम्पल होगा। चलिए, तो ये 2 प्रकार थे आपके, ये क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स के। ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स 3 फॉर्म है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। माल्टोज को जई शर्करा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये बेसिकली अनाजों में पाया जाता है। ऑलिगोसैकेराइड्स में है फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स एंड माल्टो ऑलिगोसैकेराइड्स। पॉलियोस भी होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, और ये क्या होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनसे थोड़े से छोटे होते हैं। इसोमाल्ट, मैलिटिटोल, सॉर्बिटोल, जाइलिटोल, एरिथ्रिटोल। सॉर्बिटोल से प्रश्न बना हुआ है तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये किसका एग्जाम्पल होगा। स्टार्च, स्टार्च 2 प्रकार का होता है, एक हमारा सिंपल होता है और एक नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, लेकिन स्टार्ची और नॉन स्टार्ची दोनों प्रकार के होते हैं। A complex carbohydrate that most plants use to store glucose,
पॉलीसैकेराइड का फॉर्म है, यानी कि बेसिकली प्लांट्स में अगर आलू की बात की जाए, जड़ वाली जो भी चीजें, क्योंकि स्टोरेज कहाँ होता है, जड़ में होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी जड़ वाले भोज्य पदार्थ, जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाले फ्रूट्स होंगे, वो आपके स्टार्च के सबसे अच्छे सोर्स होंगे। लेकिन जब पत्तेदार सब्जियों की बात की जाती है तो वो सेलुलोज और फाइबर्स के सोर्स होते हैं, ठीक है। तो इस स्टार्च से बेटर होता है क्या हमारा, फाइबर और सेलुलोज, लेकिन स्टार्च भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड माल्टोडेक्सट्रीन जो है वो किसके एग्जांपल हैं, स्टार्च के, पॉलीसैकेराइड्स के। फिर नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स यानी कि डाइटरी फाइबर, जो फाइबर की बात कर रहे हैं, तो सेलुलोज, पैक्टिन्स, हेमिसेलुलोज, गम्स और इनुलिन। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इंसुलिन नहीं है, इनुलिन है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, आपके नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स हैं। इस एक सिंगल चार्ट को अगर आप याद कर लेंगे तो आराम से आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो। अब देखते हैं फंक्शन क्या है, रोल एंड फंक्शन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। लगभग सभी चीजों को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, लेकिन जो आपके क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनको हम एक एक सिंगल फॉर्म में डिटेल में शॉर्ट वीडियो के रूप में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के रोल एंड फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला अगर यूज की बात की जाए, ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज एंड यूज्ड एज फ्यूल सोर्स, ठीक है। ग्लूकोज हम अपने एनर्जी के रूप में लेते हैं, ठीक है, एनर्जी शरीर को प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज के फॉर्म में हम लेते हैं। लेकिन यही ग्लूकोज जब हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पे, हमारे बॉडी में, स्पेशली लीवर में और हमारे मसल्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि ये स्टोर फ्यूल होता है, कि जब हमें हमारे शरीर में जरूरत होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो फिर ये यूज होता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है कब, जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, और जैसे ही ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्टोरेज की बात की जाए, अगर दूसरा फंक्शन हमारा स्टोरेज है, पहला यूज, दूसरा स्टोरेज। स्टोर्ड इन बॉडी एज ग्लाइकोजन इन मसल एंड लीवर। अभी मैंने बताया कि मसल्स में और लीवर्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसे हम स्टोर कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं या ऊर्जा का संरक्षण गृह भी कह सकते हैं, किसको, स्पेशली लीवर को, ठीक है ना। तीसरा है, इसके सोर्सेस क्या क्या है, तो शुगर्स, स्टार्चेस एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है, इसके सोर्सेज हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिक्टेड बाय एक्सरसाइज टाइप, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, यानी कि व्यक्ति के अलग अलग वो क्या एक्सरसाइज करता है, उनका जीवन शैली जो है किस प्रकार का है, इन आधारों पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कैटेगराइज इन टू फॉर्म, सिंपल या फ्री शुगर्स, और कॉम्प्लेक्स यानी कि स्टार्ची जो होते हैं, ये उसके सोर्सेज हैं, ठीक है। और रिप्लेनिश यानी कि रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड रिकवरी फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। कब इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है, जब बॉडी हमारी एक्सरसाइज ज्यादा करती है, ठीक है, और जब हमारी बॉडी काम कम करती है तो हमें इनकी कम आवश्यकता होती है। तो बेसिकली यहाँ पे रोल ही थोड़ा बहुत दिया है। डिप्लेशन यानी कि ग्लाइकोजन डिप्लेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ फटीग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए कि जब हम, हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन बना रहता है, जमा रहता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होने लगता है, और इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है। तो बहुत सिंपल सा, पीजीटी टीजीटी में भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा एसिड है, तो ध्यान रखिएगा लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक। लैक्टिक एसिड जो होता है ये क्या है, हमारा थकान के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि थकान में रोल प्ले करता है लैक्टिक एसिड। इसके फंक्शंस की बात करें कार्बोहाइड्रेट के, तो सबसे पहला मेजर फंक्शन क्या है आपका, आपको एनर्जी प्रदान करना, ठीक है, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का ऑक्सीकरण करने में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ठीक है, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम ले रहे हैं या जटिल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार ले रहे हैं, तो फैट भी क्या है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि आपके शरीर का जो फैट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, डाइजेस्ट होने लगता है, आपकी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में यूज होने लगता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज करने में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी को उष्मा प्रदान करने में, ठीक है, बॉडी को हीट देने में, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में ही मिलती है, तो शरीर को उष्मा प्रदान करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे क्या है, बेसिक फंक्शंस हैं, ये कुछ इसके रोल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं।
डाइजेशन एंड मेटाबोलाइजेशन क्या है? तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको अगर आप एक बार समझ गए तो मुझे लगता है कि फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या है। सबसे पहले हम कोई भी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो मुंह के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा, ठीक है। तो मुंह में आपका एक एमाइलेज क्या होता है? एंजाइम होता है। इसी एमाइलेज एंजाइम को हम दूसरे भाषा में टाइलिन भी कहते हैं, यानी कि दो नाम कह सकते हैं इसको, ठीक है। टाइलिन को भी कहते हैं और यही क्या करता है? हमारे पॉलीसैकेराइड्स यानी कि डेक्स्ट्रीन, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड्स और स्टार्च, सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च का डाइजेशन यहीं से शुरू करता है। ये कहाँ से होता है? मुंह में। यानी कि सिंपल सा प्रश्न है कि अगर स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है तो मुंह में होता है, और किसके द्वारा होता है? तो एमाइलेज यानी कि टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन क्या है? हमारा एंजाइम है जो कि लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद से ये हमारे स्टमक में आता है, यानी कि हमारे पेट में आता है। तो यहाँ पे इसका बेसिकली कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आता है। आपको पता है कि छोटी आंत में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। तो यहाँ पर इसमें आने से पहले पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, पैनक्रियाज से इसका संपर्क होता है, और वहां से जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो क्या करता है? वो इन पे काम करता है, और जो स्टार्च के बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उनको मोनोसैकेराइड्स यानी कि सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। और फिर यही क्या होता है? एक्टिव रूप में एक्टिव होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में, इन्हीं मोनोसैकेराइड्स का, यानी कि डायरेक्ट ग्लूकोज का, डायरेक्ट ग्लैक्टोज का और डायरेक्ट फ्रुक्टोज हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, और वहां से हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है इंटेस्टिनल लाइनिंग के थ्रू। इंटेस्टिनल लाइनिंग यानी कि आपकी छोटी आंत की जो दीवार होती है, इसमें छोटी छोटी विली बनी होती है। विली, हिंदी में इन्हें रसांकुर कहते हैं, और इनके नीचे ही आपका ब्लड स्ट्रीम होता है, नसें होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है? ये विली जो होता है आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम करती है, और ये अब्सॉर्ब करने के बाद से इन्हीं ब्लड स्ट्रीम्स में लेके जाती है, फिर ये हमारे पूरे बॉडी में प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। इसमें कुछ चीजें अगर छूट गई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड भी किया जाए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर ले, क्योंकि अब आपका फिर एग्जाम आने वाला है दिसंबर का। तो एक तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, और अभी मैंने जो दिसंबर का टारगेट है उस पे प्राइवेट अभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कुछ दिनों बाद उनको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट होगा मेरा वो सीरीज ज्वाइन करने में, तो बहुत मिनिमम फीस में वो सीरीज चल रही है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप के लिए नंबर जो होगा वो लिंक कर भेज दिया जाएगा आपको, और आप उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।